Let's begin with the MCQs. Okay, so just a moment. Okay, now today's first MCQ: which of the following plotting factors does not exist? So option A, factor 6, option B, factor 7, option C, factor 8, and option D, factor 9. So what is the correct answer? What do you think? Okay, एक आंसर ए आया है, एक आंसर बी आया है. ओके, सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, फैक्टर 6. ओके, फैक्टर 6 डज नॉट एग्जिस्ट. फैक्टर 6 एग्जिस्ट नहीं करता है. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन: vitamin K is essential for the synthesis of which of the following clotting factors? So option A, factor 1, factor 5, factor 8, and factor 13. Option B, factor 2, factor 7, factor 9, factor 10. Option C, factor 3, factor 5, factor 8, factor 12. And option D, factor 11, factor 12, factor 13, and factor 5. So, okay, B आंसर दिया है दीपाली ने, गोकुला ने. यस, यस, करेक्ट, यू आर करेक्ट, ऑप्शन बी. सो जो विटामिन के है, विटामिन के इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10. याद रखिए. ओके, फॉर दिस फैक्टर्स विटामिन के इज एसेंशियल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. So anticoagulant warfarin acts as option A, inhibitor of the enzyme vitamin K epoxide reductase. Option B, direct thrombin inhibitor. Option C, direct factor 10A inhibitor. And option D, indirect thrombin inhibitor. Yes, what do you think? Okay, दीपाली ने ए आंसर दिया है. ओके दीपाली, गोकुला ने भी ए आंसर दिया है. ओके गोकुला. So yes, option A is the correct answer. Okay, anticoagulant warfarin acts as inhibitor of the enzyme vitamin K epoxide reductase. तो इस तरह के MCQs, ये जो टॉपिक है कोआगुलेंट एंड एंटीकोआगुलेंट, इस पे आते हैं. और भी MCQs के लिए जो टेस्ट है वो टेस्ट मैंने अपलोड कर दी है. इस टॉपिक की टेस्ट अपलोड हो गई है. 15 MCQs की वो टेस्ट है. तो इस टॉपिक रिलेटेड 15 MCQs मैंने टेस्ट में दिए हैं. तो आप वो टेस्ट को अभी ट्राई कीजिए. ओके, बट ये चैप्टर स्टडी होने के बाद में आपको टेस्ट देना है, याद रखिए. सो नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर कोआगुलेंट. अभी जो कोआगुलेंट चैप्टर है, अगर आप केडी त्रिपाठी में से पढ़ रहे हो तो केडी त्रिपाठी में चैप्टर नंबर 45 है. 8th एडिशन में, 8th एडिशन ऑफ केडी त्रिपाठी में चैप्टर नंबर 45, ड्रग्स अफेक्टिंग कोआगुलेशन, ब्लीडिंग एंड थ्रोम्बोसिस, ये टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ना है. नाउ व्हाट आर कोआगुलेंट्स? So coagulants are substances which promote coagulation and are indicated in hemorrhagic states. Okay, coagulants are substances which promote coagulation and are indicated in hemorrhagic states. Hemorrhagic states का मतलब क्या है? तो hemorrhagic states मतलब ब्लीडिंग. ब्लीडिंग अगर होता है तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, ब्लीडिंग को अरेस्ट करने के लिए हम लोग कोआगुलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं. अब यदि हमें कोआगुलेंट्स एंड एंटीकोआगुलेंट्स ड्रग्स के मैकेनिज्म को समझना होगा एंड उनके इंडिकेशंस को समझना है, तो हमें ब्लड क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म है, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म या कोआगुलेशन मैकेनिज्म ऑफ ब्लड, एक्सक्यूज मी, तो ये हमें पता होना जरूरी है. ओके, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, तो अभी ये ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म या कोआगुलेशन मैकेनिज्म को हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं. तो यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो सबसे पहले ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को याद कीजिए. ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में फैक्टर नंबर और उसका नेम, फैक्टर नंबर एंड नेम IMP है. फैक्टर नंबर्स एंड नेम्स पे मैच द पेयर जैसे MCQ आ सकते हैं. मैच द पेयर, इस तरह के MCQs यहाँ पे आ सकते हैं, या और भी कई अलग अलग तरीके से MCQs बन सकते हैं. ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है, नेम एंड नंबर्स, इस पे 100 से ज्यादा MCQs बनाए जा सकते हैं. ओके, so यहाँ पे फैक्टर 1 is also known as fibrinogen, factor 2 is prothrombin, factor 3 is tissue thromboplastin, factor 4 is calcium, factor 5 is proaxillerin, also known as labile factor. factor 7, देखिए 5 के बाद में 7 आया है. factor 6 does not exist, so factor 7 stabilizing factor, also known as serum prothrombin. Then factor 8 is anti-hemophilic factor A, anti-hemophilic globulin.
Then factor 9, that is known as Christmas factor, and plasma thromboplastin component, also known as anti-hemophilic factor B. Then factor 10, that is toward Prover factor. Then factor 11, that is anti-hemophilic factor C, plasma thromboplastin antecedent. Then factor 12 is Hedgeman factor, and factor 13 is fibrin stabilizing factor. ओके, सो ये फैक्टर्स हो गए। तो फैक्टर नंबर एंड फैक्टर के नेम ये आपको याद हो जाने चाहिए। ओके, नाउ अब हम चलते हैं ब्लड क्लॉटिंग और कोआगुलेशन मैकेनिज्म की तरफ। ओके, अब ब्लड क्लॉटिंग या कोआगुलेशन मैकेनिज्म की अगर हम स्टेप समझने की कोशिश करें तो स्टेप्स के अंदर में यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज द वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। सबसे पहली स्टेप क्या है यहाँ पे? तो पहली स्टेप है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की। ओके, अगर कहीं पे ब्लड वेसल डैमेज होती है, ब्लीडिंग की शुरुआत होती है, इंजरी हो जाती है ब्लड वेसल को, तो सबसे पहले वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने के बाद में प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन होता है। सेकंड स्टेप क्या है? प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन। ओके, प्लग फॉर्मेशन होता है दूसरी स्टेप में। प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन ये दूसरी स्टेप है। फिर तीसरे स्टेप में जो कैस्केड है, कोआगुलेशन कैस्केड, वो कोआगुलेशन कैस्केड यहाँ पे शुरू होता है थर्ड स्टेप में, कोआगुलेशन कैस्केड। अब ये जो कोआगुलेशन कैस्केड है तो इसके अंदर में इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक ऐसे पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे, एंड क्या है? एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे है। ओके, एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड उसके बाद में कॉमन पाथवे। उसके बाद क्या है? कॉमन पाथवे। तो इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड कॉमन पाथवे, कॉमन पाथवे। ओके, उसके बाद में क्या आता है यहाँ पे? तो जैसे इसके बाद में यहाँ पे ठीक है, मैं पेज ले लेता हूं यहाँ पे। ओके, सो देन तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो आएगी, जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक है, ऊपर ले लेता हूं, नोट कंटिन्यू करता हूं। सो फोर्थ स्टेप जो है यहाँ पे दैट इज दी आपका फाइब्रिन मेश। ओके, फाइब्रिन मेश यहाँ पे बनेगा, ये देखिए। सो कॉमन पाथवे देन फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन मेश इज द फोर्थ स्टेप। ओके, देन फिफ्थ स्टेप जो रहेगी दैट इज द क्लॉट रिट्रैक्शन एंड रिपेयर स्टेप। क्लॉट रिट्रैक्शन एंड रिपेयर फिफ्थ स्टेप, एंड सिक्स्थ स्टेप इज क्लॉट रिमूवल। क्लॉट रिमूवल इज द सिक्स्थ स्टेप। तो इस तरह से जो कोआगुलेशन मैकेनिज्म है या ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म है तो उसमें 6 स्टेप्स आती है। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? So there are 6 steps in the blood clotting mechanism. तो फर्स्ट स्टेप क्या है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होता है? So when a blood vessel is injured, the immediate response is vasoconstriction. This constriction of the blood vessel reduces blood flow and limits blood loss. So natural है, अगर ब्लड लॉस कम करना है तो ब्लड फ्लो को कम करना पड़ेगा, और यदि ब्लड फ्लो को कम करना है तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होता है ब्लड लॉस को कम करने के लिए? यदि ब्लड वेसल इंजोर हो जाती है तो ब्लड लॉस को कम करने के लिए ब्लड फ्लो को कम करेंगे, और ब्लड फ्लो को कम करने के लिए वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन किया जाएगा। तो पहली स्टेप आती है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के बाद में सेकंड स्टेप इज प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट्स प्लग फॉर्मेशन। अभी जो प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स प्लग फॉर्मेशन है इसमें 3 स्टेप्स है। फर्स्ट वन इज एडेजन, second one is activation and third one is aggregation. तो adhesion, activation, aggregation. ओके, अब ये कैसे होता है देखिए। अब ऐसा समझ के लीजिए कि यहाँ पे ये आपका एक ब्लड वेसल है। ओके, ये ब्लड वेसल है एंड ये ब्लड वेसल्स में कहीं पे इंजरी हो गई है, इंजर्ड ब्लड वेसल है। तो इंजर्ड ब्लड वेसल्स में जहाँ पे इंजरी होगी वहां पे जो कोलेजन फाइबर्स है एंडोथेलियम में या ब्लड वेसल्स के वॉल में, वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, तो कोलेजन फाइबर्स एक्सपोज हो जाएंगे। कोलेजन फाइबर्स क्या होंगे? एक्सपोज हो जाएंगे अगर कहीं पे इंजरी होती है ब्लड वेसल्स को। तो अभी जब कोलेजन फाइबर्स एक्सपोज होते हैं तो क्या होता है? तो अभी जो ब्लड फ्लो हो रहा है तो इस ब्लड के अंदर में क्या है? तो यहाँ पे ये प्लेटलेट्स है। ओके, यहाँ पे क्या है? तो प्लेटलेट्स, दीज आर द प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स है। तो ब्लड वेसल्स में
ब्लड में प्लेटलेट्स फ्लो हो रही है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब प्लेटलेट्स फ्लो होती रहती है और यहाँ पे कोलेजन एक्सपोज हो गए हैं, तो यहाँ पे एक फैक्टर है और उस फैक्टर का नाम है वॉन विलेब्रांड फैक्टर। क्या नाम है? वॉन विलेब्रांड, VWF, वॉन विलेब्रांड फैक्टर। तो यहाँ पे एक वॉन विलेब्रांड फैक्टर रहता है। ओके, वॉन विलेब्रांड फैक्टर। अब जो VWF है, वॉन विलेब्रांड फैक्टर, ये क्या करता है, तो यहाँ पे एक तरफ से ये कोलेजन फाइबर को बाइंड हो जाता है और दूसरी तरफ से ये प्लेटलेट्स को बाइंड होता है। ओके, दिस इज VWF, वॉन विलेब्रांड फैक्टर। ये क्या है? ये कोलेजन फाइबर्स है और ये क्या है? ये प्लेटलेट है। तो इस तरीके से प्लेटलेट्स जो है वो कोलेजन फाइबर्स को एडहियर हो जाती है, कोलेजन फाइबर को एडहियर हो जाती है। तो यहाँ पे कोलेजन प्लेटलेट्स और कोलेजन फाइबर्स ये कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये VWF है, वॉन विलेब्रांड फैक्टर, ये ब्रिज का काम करता है प्लेटलेट्स एंड कोलेजन फाइबर्स के बीच में। जो VWF है, वॉन विलेब्रांड फैक्टर, ये प्लेटलेट्स को और कोलेजन फाइबर्स को कनेक्ट कर लेता है। जब जब ये प्लेटलेट्स जो है ये कोलेजन फाइबर से कनेक्ट हो जाती है, तो ये प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाती है। प्लेटलेट्स क्या होती है? एक्टिवेट होती है। एक्टिवेट होती है मतलब क्या होता है, तो ये जो भी प्लेटलेट्स कोलेजन फाइबर के साथ में कनेक्ट होती है, तो कुछ केमिकल्स रिलीज करती है, सर्टन केमिकल्स रिलीज करती है। किस तरह के केमिकल्स? तो जिसमें कुछ काइनिन्स होंगे, प्लाज्मा काइनिन्स, या फिर जैसा एडेनिन डाइफॉस्फेट होगा, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, इस तरह के केमिकल्स यहाँ पे रिलीज किए जाते हैं। वो केमिकल्स रिलीज होने की वजह से आसपास में जो भी प्लेटलेट्स है वो इधर अट्रैक्ट हो जाती है, अट्रैक्शन। ये सभी प्लेटलेट्स अट्रैक्ट होने लगती है और जब प्लेटलेट्स अट्रैक्ट होती है तो फिर ये एक दूसरे को चिपक जाती है, इनका एडेरेंस हो जाता है। और जब यहाँ पे एडेरेंस ऑफ प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स एक दूसरे से चिपक जाती है, तो यहाँ पे जो प्लग है, इस तरह से प्लग फॉर्मेशन हो जाएगा प्लेटलेट्स का। ओके, प्लेटलेट्स का प्लग फॉर्मेशन होता है इस तरीके से। तो जो सेकंड स्टेप है एडेरेंस ऑफ प्लेटलेट्स, तो एडेरेंस ऑफ प्लेटलेट्स में यहाँ पे क्या होता है, तो पहले एडेजन होता है। ओके, तो ये प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट प्लग फॉर्मेशन, तो प्लग फॉर्मेशन में क्या होता है, तो सबसे पहले एडेजन हो जाता है, मतलब प्लेटलेट जो है वो कोलेजन फाइबर से बाइंड होती है बाय दी वॉन विलेब्रांड फैक्टर। उसके बाद में जो प्लेटलेट बाइंड हो गई है, ओके, कोलेजन फाइबर के साथ में, तो वो एक्टिवेट होगी। एक्टिवेट होगी मतलब कुछ केमिकल्स रिलीज करेगी। कौन से केमिकल्स? तो एडीपी, थ्रोम्बोक्सिन A2, सीरोटोनिन जैसे केमिकल, जिससे कि आसपास में जो भी प्लेटलेट्स है वो भी उधर अट्रैक्ट हो जाएगी। और जब सब प्लेटलेट्स अट्रैक्ट होगी तो प्लेटलेट्स में एग्रीगेशन हो जाएगा और एग्रीगेशन होकर के प्लग फॉर्मेशन होगा। ओके, तो देखिए ये सेकंड स्टेप क्या है, प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट्स प्लग फॉर्मेशन। सो पहले स्टेप इसमें एडेजन, सेकंड एक्टिवेशन एंड थर्ड वन इज एग्रीगेशन। ओके, so addition, so platelets adhere to the exposed collagen fibers of the damaged vessel wall. This is facilitated by one Willebrand factor VWF, which binds both to the collagen and to platelet receptors. Okay, then activation, adhere platelets become activated and release various substances such as ADP, thromboxane A2, and serotonin that attract more platelets to the site of injury. Then third step is aggregation. So the recruited platelets aggregate, forming a temporary platelet plug. This plug is crucial for sealing small breaks in the vessel. Okay, तो इस तरह से प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है। तो पहली स्टेप क्या है वैसो कॉन्स्ट्रक्शन की, दूसरी स्टेप क्या है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। नाउ थर्ड स्टेप इज कोआगुलेशन कैस्केड, कोआगुलेशन कैस्केड। नाउ दिस कैस्केड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ब्लड क्लॉटिंग। ओके, यहाँ पे जो डिफरेंट फैक्टर्स है ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर्स, ये फैक्टर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी जो कोआगुलेशन कैस्केड है, तो कोआगुलेशन कैस्केड में दो तरह का कैस्केड होता है, दो तरह के पाथवे है कोआगुलेशन कैस्केड। तो इसके अंदर में जो पाथवेज है, तो एक पाथवे होता है इंट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे। ओके, इंट्रिंसिक पाथवे, एंड दूसरा जो पाथवे है दैट इज द एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक। ओके, एक्सट्रिंसिक पाथवे। इस तरह से दो पाथवे इसमें होते हैं। ओके, अब ये जो इंट्रिंसिक पाथवे है, इसका जो इनिशिएशन होता है, इनिशिएशन शुरुआत जो होती है इंट्रिंसिक पाथवे की, ये इनसाइड द ब्लड वेसल, इनसाइड द ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल के अंदर से शुरू होता है, ब्लड वेसल के
अंदर से इंट्रिंसिक पाथवे शुरू होता है। ब्लड वेसल के अंदर से मतलब कहां से? तो एंडोथेलियम से। एंडोथेलियम जो ब्लड वेसल्स की इनरमोस्ट लेयर होती है, इनरमोस्ट लेयर ऑफ द ब्लड वेसल वॉल। तो ब्लड वेसल वॉल की इनरमोस्ट लेयर एंडोथेलियम होती है। तो एंडोथेलियम से इसकी शुरुआत होती है इंट्रिंसिक पाथवे की। ओके, एंड देन एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे की जो शुरुआत है वो कहां से होती है? तो दैट इज फ्रॉम आउटसाइड द ब्लड वेसल्स। आउटसाइड, ओके, आउटसाइड द ब्लड वेसल्स या ब्लड वेसल्स के बाहर में जो भी टिश्यूज रहेंगे, तो वो टिश्यू अगर डैमेज होते हैं ब्लड वेसल्स के बाहर के, तो वहां से इसकी शुरुआत होती है। मतलब अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें, तो डायग्रामेटिकली जैसे कि यहाँ पे ये ब्लड वेसल है, दिस इज द ब्लड वेसल। ओके, एंड ब्लड वेसल्स में दिस इज द एंडोथेलियम, ये वॉल ऑफ द ब्लड वेसल है। ओके, अगर इस वॉल में, ये वॉल अगर डैमेज होती है कहीं से, ओके, ये जो वॉल है, ओके, ये वॉल अगर अंदर से डैमेज होती है कहीं पे, और अंदर से इसकी शुरुआत होती है ब्लड क्लॉटिंग की, ये अंदर से, ओके, तो दैट इज द इंट्रिंसिक पाथवे। ये क्या हो गया आपका? ये इंट्रिंसिक पाथवे। अगर एंडोथेलियम से ब्लड वेसल्स के अंदर से पाथवे की शुरुआत होती है, कोआगुलेशन की शुरुआत होती है, तो ओके। एंड अगर बाहर में अगर टिश्यू है, बाहर में, और बाहर से अगर इसकी शुरुआत हो रही है, तो दैट इज द एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक, ओके। नाउ अब ये जो इंट्रिंसिक पाथवे होता है, तो इंट्रिंसिक पाथवे लेंथी होता है। इंट्रिंसिक पाथवे इज लेंथी, ये लेंथी है, लेंथी। इट टेक्स मोर टाइम एंड मोर स्टेजेस आर देयर, मोर स्टेप्स आर देयर। इसमें स्टेप्स ज्यादा होती है एंड इसको टाइम भी ज्यादा लगता है। एंड जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में स्टेप्स कम होती है एंड ये शॉर्ट है। ये क्या है? शॉर्ट। इसको समय भी कम लगता है। ओके, तो नाउ अब हम लोग ये स्टडी करेंगे कि जो इंट्रिंसिक पाथवे है उसमें कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है, एक्सट्रिंसिक पाथवे में कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है, उसको हम स्टडी करेंगे। नाउ ये जो इंट्रिंसिक पाथवे है और एक्सट्रिंसिक पाथवे है, तो ये आगे जाके एक कन्वर्जन हो जाता है इसका। कन्वर्जन दोनों मतलब दोनों मिल जाते हैं और दोनों मिलकर के एक कॉमन पाथवे बना लेते हैं। कॉमन पाथवे, कॉमन पाथवे। तो अब हम लोगों को यहाँ पे ये स्टडी करना है कि इंट्रिंसिक पाथवे में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है, एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर में, एक्सट्रिंसिक पाथवे में कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है, कॉमन पाथवे में कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड उसका एक्टिवेशन कैसे होता है। वो फैक्टर्स का एक्टिवेशन का जो सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस हमको स्टडी करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले इंट्रिंसिक पाथवे से करते हैं। सो कोआगुलेशन कास्केड। So the coagulation process involves two pathways, the intrinsic pathway and the extrinsic pathway, both leading to a common pathway. So intrinsic pathway, so it is activated by damage to the blood vessel or exposure to collagen. Okay, damage to the blood vessel or exposure to collagen. It can be initiated by factors within the blood itself, hence the name intrinsic. Okay, then it involves several clotting factors, for example, factor 12, factor 11, factor 9, and factor 8. Okay, so intrinsic pathway में कौन कौन से factors involved रहते हैं, ध्यान रखिए। intrinsic pathway में कौन से factors involved है, तो intrinsic pathway में factor 12, factor 11, factor 9, and factor 8 involved है। Okay, which factors are involved in the intrinsic pathway? So in the intrinsic pathway, फैक्टर 12, फैक्टर 11, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 8 आर इन्वॉल्व। अब ये जो फैक्टर्स इन्वॉल्व है इंट्रिंसिक पाथवे में, इनका एक्टिवेशन कैसे होता है, इनका एक्टिवेशन कैसे होता है वो हम लोगों को स्टडी करना है। अब यहाँ पे ये जो फैक्टर्स है, तो यहाँ पे फैक्टर 12 एक्टिवेट होगा, फैक्टर 11 एक्टिवेट होगा, फैक्टर 9 एक्टिवेट होगा, फैक्टर 8 एक्टिवेट होगा, और फिर ये फैक्टर जो है ये फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेंगे। ये किसको एक्टिवेट करेंगे? फैक्टर 10 को। और फैक्टर 10 जब एक्टिवेट होता है तो वहां से कॉमन पाथवे शुरू हो जाता है। कौन सा पाथवे शुरू होता है? कॉमन पाथवे वहां से आगे कंटिन्यू हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो, याद रखिए, तो सबसे पहले फैक्टर 12, तो यहाँ पे फैक्टर 12 एक्टिवेट होगा। फैक्टर 12 एक्टिवेट होगा जिसको हम 12A बोलते हैं। 12A, 12A, ए का मतलब है एक्टिवेटेड, ए का मतलब क्या है? एक्टिवेटेड। तब ये फैक्टर 12 कब एक्टिवेट होता है? फैक्टर 12 कब एक्टिवेट होता है? तो फैक्टर 12 इंट्रिंसिक पाथवे में एक्टिवेट होता है। फैक्टर 12 इंट्रिंसिक जो पाथवे है वहां पे एक्टिवेट होता है। कब एक्टिवेट होता है? तो देखिए, एक्टिवेटेड अपॉन कांटेक्ट विथ कोलेजन एक्सपोज्ड बाय वेसल इंजुरी।
मतलब ब्लड वेसल्स की जब इंजरी होगी उसमें कोलेजन जो एक्सपोज हो जाएंगे, कोलेजन एक्सपोज होते हैं, तो उस कोलेजन के कांटेक्ट में जब फैक्टर 12 आएगा तो ये फैक्टर 12 एक्टिवेट हो जाएगा और फैक्टर 12A बन जाएगा। तो इंट्रिंसिक पाथवे में सबसे पहले फैक्टर 12 का एक्टिवेशन होता है, फैक्टर 12A बन जाता है। ओके, नाउ ये जो एक्टिवेटेड फैक्टर 12 है, एक्टिवेटेड फैक्टर 12, एक्टिवेटेड फैक्टर 12 मतलब 12A। अभी जब एक्टिवेटेड फैक्टर 12 है, 12A है, ये फैक्टर 11 को एक्टिवेट करेगा। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए सबसे पहले क्या हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, तो यहाँ पे पहले स्टेप में कोलेजन कोलेजन ओके प्लस फैक्टर 12, तो 12A हो गया, 12A एक्टिवेटेड फैक्टर 12A। अब दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, तो दूसरे स्टेप में 12A जो है वो जो आपका 11 नंबर का फैक्टर है 11, उसको एक्टिवेट कर रहा है, फैक्टर 11 को ये एक्टिवेट कर रहा है, 11A यहाँ पे बन रहा है। ओके, अब यहाँ पे जो 11A एक्टिवेट हो जाएगा, तो देखिए सो फैक्टर 11 एक्टिवेटेड बाय फैक्टर 12A। अब ये जो फैक्टर 11 एक्टिवेट हो गया है, मतलब यहाँ पे X11A बन जाएगा, एक्टिवेटेड हो जाएगा। तो जो फैक्टर 11A एक्टिवेटेड है, ये फैक्टर 9 को एक्टिवेट करेगा, फैक्टर 9 को एक्टिवेट करेगा। मतलब यहाँ पे जो फैक्टर 11A है, एक्टिवेटेड फैक्टर 11, ये फैक्टर 9 इसको एक्टिवेट करेगा और यहाँ पे 9A मतलब एक्टिवेटेड फैक्टर 9 हो जाएगा, एक्टिवेटेड फैक्टर 9। ठीक है, तो पहले कोलेजन एंड फैक्टर 12, तो फैक्टर 12 एक्टिवेट हो जाता है। ये जो एक्टिवेटेड फैक्टर 12 है वो फैक्टर 11 को एक्टिवेट करता है, 11 एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेटेड फैक्टर 11 जो है वो फैक्टर 9 को एक्टिवेट करता है, तो 9A एक्टिवेट हो जाता है। अब आगे क्या होता है, तो आगे जो फैक्टर 9 है, तो यहाँ पे एक्टिवेटेड, हाँ अभी आगे देखिए यहाँ पे फैक्टर 8 है, सो एक्टिवेटेड बाय थ्रोम्बिन एंड वर्क्स विथ फैक्टर 9A मतलब एक्टिवेटेड फैक्टर 9 टू एक्टिवेट फैक्टर 10। ओके, तो जो फैक्टर 8 है, अब फैक्टर 8 ओके फैक्टर 8 प्लस थ्रोम्बिन, ओके थ्रोम्बिन प्लस फैक्टर 9A मतलब एक्टिवेटेड फैक्टर 9, ओके एक्टिवेटेड फैक्टर 9, ये तीनों मिलकर के किसको एक्टिवेट करते हैं, ये तीनों मिलकर के फैक्टर 10 को एक्टिवेट करते हैं, तीनों भी मिलकर फैक्टर 10 को एक्टिवेट करते हैं। ओके, अब फैक्टर 10 जो है, तो फैक्टर 10 से आगे आपका कॉमन पाथवे शुरू हो जाता है, कॉमन पाथवे। ओके, सो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, सो फैक्टर 10, so the common point where intrinsic and extrinsic pathway converge activated by both factor 9 activated and 8। अब ये आ गया आपका इंट्रिंसिक पाथवे से। ओके, 9 एक्टिवेटेड एंड 8 का है इंट्रिंसिक पाथवे में, एंड फैक्टर 7A एक्टिवेटेड एंड टिश्यू फैक्टर ये एक्सट्रिंसिक पाथवे का है, एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो यहाँ पे जब फैक्टर 10 एक्टिवेट होता है, तो फैक्टर 10 को एक्टिवेट करने के लिए इंट्रिंसिक पाथवे से कौन आता है, इंट्रिंसिक पाथवे से, तो इंट्रिंसिक पाथवे से फैक्टर एक्टिवेटेड फैक्टर 9 और फैक्टर 8 आता है। और एक्सट्रिंसिक फैक्टर से कौन आता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे से कौन आता है, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे से फैक्टर एक्टिवेटेड फैक्टर 7 एंड टिश्यू फैक्टर आता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इस पे एमसीक्यू आता है। सो यहाँ पे नाउ इंट्रिंसिक पाथवे कैन टेक लॉन्गर टू एक्टिवेट कंपेयर टू द एक्सट्रिंसिक पाथवे, क्योंकि इंट्रिंसिक पाथवे में ज्यादा स्टेप्स होती है। तो एक बार मैं फिर रिवाइज कर लेता हूँ यहाँ पे इंट्रिंसिक पाथवे में एक्चुअली होता क्या है। ओके, एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते, रिवाइज कर लेंगे। तो इंट्रिंसिक पाथवे में जब एंडोथेलियम को इंजरी होती है और कोलेजन एक्सपोज हो जाता है, कोलेजन, तो इस कोलेजन के साथ में जो फैक्टर 12 है ये कंबाइन होता है और यहाँ पे फैक्टर 12 का एक्टिवेशन हो जाता है। अभी जो एक्टिवेटेड फैक्टर 12 है, ये एक्टिवेटेड फैक्टर 12 ये 11 नंबर का जो फैक्टर है, फैक्टर 11, तो फैक्टर 11 को एक्टिवेट कर देता है। ओके, अभी जो फैक्टर 11 है, एक्टिवेटेड फैक्टर 11, ओके, तो ये फैक्टर आपका 9 जो है, फैक्टर 9 को एक्टिवेट करता है। किसको एक्टिवेट करेगा, फैक्टर 9 को एक्टिवेट करेगा। फिर ये जो फैक्टर 9 है, एक्टिवेटेड फैक्टर 9, एक्टिवेटेड है फॉर एक्टिवेटेड फैक्टर 9 प्लस
फैक्टर 8 प्लस थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन ओके, ये तीनों भी मिलकर के फिर फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेंगे, फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेंगे, और फैक्टर 10 फिर कॉमन पाथवे में जाएगा, कॉमन में ओके, यहां से कॉमन पाथवे शुरू हो जाता है। तो ये आपका इंट्रिंसिक पाथवे हो गया। ओके, नाउ एक्सट्रिंसिक पाथवे की तरफ हम चलते हैं। सो एक्सट्रिंसिक पाथवे, तो extrinsic pathway, it is triggered by external trauma, specifically the exposure of tissue factor thromboplastin found in tissues outside the blood vessels. Outside the blood vessels, this pathway is activated by events outside the circulatory system. Outside the circulatory system. Okay. So यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे टिश्यू फैक्टर बाइंड्स विथ फैक्टर 7। ओके, अब ये एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या हो रहा है, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में टिश्यू फैक्टर जो होता है, तो टिश्यू फैक्टर बाइंड्स विथ फैक्टर 7। ओके, अब ये क्या हो गया फैक्टर 7 के बाइंड होने के बाद में, सो फैक्टर 7 एक्टिवेटेड बाय टिश्यू फैक्टर, तो यहाँ पे टिश्यू फैक्टर, ये जो फैक्टर 7 है ये एक्टिवेट हो जाएगा, ए मतलब एक्टिवेटेड, सो एक्टिवेटेड बाय टिश्यू फैक्टर फॉर्मिंग द टिश्यू फैक्टर एंड एक्टिवेटेड फैक्टर 7 कॉम्प्लेक्स, टिश्यू फैक्टर एंड एक्टिवेटेड फैक्टर 7 कॉम्प्लेक्स बनेगा, विच देन एक्टिवेट्स फैक्टर 10। तो यहाँ पे फैक्टर 10 को एक्टिवेट करने के लिए ओनली वन स्टेप है, ओनली वन स्टेप, दैट इज द टिश्यू फैक्टर एंड फैक्टर 7 कंबाइन होगा, टिश्यू फैक्टर एक्टिवेटेड फैक्टर 7 कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, और ये कॉम्प्लेक्स विद फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेगा। फैक्टर 10 जब एक्टिवेट होता है तो कॉमन पाथवे कंटिन्यू होता है। ओके, तो यहाँ पे हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये हमने इंट्रिंसिक पाथवे देखा है, और एक्सट्रिंसिक पाथवे में हमने क्या देखा, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में हमने देखा कि टिश्यू फैक्टर एंड फैक्टर 7A ओके मतलब एक्टिवेटेड, ये दोनों मिलकर के फैक्टर 10 को एक्टिवेट करते हैं। इसमें इंट्रिंसिक पाथवे में कौन करता है, तो फैक्टर एक्टिवेटेड फैक्टर 9 फैक्टर 8 प्लस थ्रोम्बिन, ये मिलकर के फैक्टर 10 को एक्टिवेट करते हैं, जो कि फिर आगे कॉमन में कंटिन्यू होता है। और एक्सट्रिंसिक पाथवे में टिश्यू फैक्टर प्लस एक्टिवेटेड फैक्टर 7 फैक्टर 10 को एक्टिवेट करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर में कौन है, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवे में और एक्सट्रिंसिक पाथवे में ओके कौन एक्टिवेट होता है, कौन किसको एक्टिवेट करता है, ये आपको याद होना चाहिए। फैक्टर इंट्रिंसिक पाथवे में, एक्सट्रिंसिक पाथवे में फैक्टर 10 को कौन एक्टिवेट करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस पे एमसीक्यूज आए हुए हैं, कई बार आए हुए हैं। ओके, so now extrinsic pathway is more direct and rapid as it involves fewer steps. It is typically the first response to vascular injury. Okay, first response to vascular injury. What is the first response to vascular injury? So extrinsic pathway is the first response to vascular injury. Okay, ये आपको याद रखना होगा, इस पे भी एमसीक्यू आता है। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं कॉमन पाथवे की तरफ। सो कॉमन पाथवे, so both intrinsic and extrinsic pathways converge at the common pathway where factor 10 is activated to factor 10 activated, x से मतलब activated factor 10। ओके, अब ये activated factor 10 आगे क्या करता है तो देखेंगे। तो यहाँ पे factor 10 जो है उसको किसने एक्टिवेट किया, तो इंट्रिंसिक पाथवे में से फैक्टर एक्टिवेटेड फैक्टर 9 एंड 8 एंड जो आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे में से एक्टिवेटेड फैक्टर 7 एंड टिश्यू फैक्टर का जो कॉम्प्लेक्स है इसने फैक्टर 10 को एक्टिवेट किया। नाउ अभी जो फैक्टर 10 है एक्टिवेटेड फैक्टर 10, एक्टिवेटेड फैक्टर 10 क्या करता है, तो यहाँ पे देखिए फैक्टर 5 है, फैक्टर 5 कॉमन पाथवे में, सो फैक्टर 5 इट इज एक्टिवेटेड बाय थ्रोम्बिन, इट एक्ट्स एज अ कोफैक्टर फॉर फैक्टर 10 एक्टिवेटेड। जो एक्टिवेटेड फैक्टर 10 है इसके लिए कोफैक्टर है कौन, फैक्टर 5 विथ थ्रोम्बिन। सो फैक्टर 5 एक्टिवेटेड बाय थ्रोम्बिन, तो थ्रोम्बिन जो है ये फैक्टर 5 को एक्टिवेट करता है, मतलब यहाँ पे VA आ जाएगा, क्या बनेगा VA। सो थ्रोम्बिन ये फैक्टर 5 को एक्टिवेट करता है, मतलब यहाँ पे एक्टिवेटेड फैक्टर 5 होगा, और ये जो एक्टिवेटेड फैक्टर 5 है ये एज अ कोफैक्टर एक्ट करता है विथ एक्टिवेटेड फैक्टर 10 के साथ में। ओके, नाउ आगे क्या होता है, तो आगे प्रोथ्रोम्बिन दैट इज फैक्टर 2 है, फैक्टर 2 सो कन्वर्टेड टू थ्रोम्बिन, ये फैक्टर 2 जो है ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा। सो थ्रोम्बिन क्या है, व्हाट इज थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन इज एक्टिवेटेड फैक्टर 2 बाय फैक्टर XA
activated factor 10 in the presence of factor activated factor 5. Okay. Then thrombin converts fibrinogen, that is factor 1, into fibrin and activates factor 5, factor 8 and factor 11, amplifying the coagulation process. Okay. तो ये थ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजन फैक्टर 1 इनटू फाइब्रिन. ओके, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनता है और फाइब्रिन से इसकी मेश बन जाती है. फाइब्रिन बनता है तो फाइब्रिन की मेश बन जाती है. एंड इसके अलावा और क्या करता है थ्रोम्बिन? तो इसके अलावा थ्रोम्बिन एक्टिवेट्स फैक्टर 5, फैक्टर 8 एंड फैक्टर 11. तो आपको ये याद रखना होगा, क्या याद रखना होगा आपको कि थ्रोम्बिन किसको एक्टिवेट करता है? तो थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को भी एक्टिवेट करता है एंड फैक्टर 5, फैक्टर 8 एंड फैक्टर 11 को भी एक्टिवेट करता है. इस पे भी कई सारे एमसीक्यूज एग्जाम में आए हुए हैं और आते हैं. ठीक है. नाउ तो यहाँ पे हमने स्टेप 3 देखा. तो अभी तक जब हम लोग कोआगुलेशन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, तो कोआगुलेशन मैकेनिज्म में हम लोगों ने सबसे पहली स्टेप क्या देखी थी, बताइए मुझे. कोआगुलेशन मैकेनिज्म की पहली स्टेप क्या थी? व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन. वेरी गुड, करेक्ट है, बिल्कुल. फर्स्ट स्टेप वाज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन. ओके. व्हाट वाज द सेकंड स्टेप? पहला स्टेप वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन. दूसरा स्टेप क्या था? प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन. करेक्ट नेहा, नेहा ने सही आंसर दिया है. इट इज ए प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन. ओके. एंड प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन की 3 बेसिक स्टेप्स कौन सी है? प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में पहले क्या होता है? तो पहले एडेजन हो जाता है प्लेटलेट्स का. ओके. किसके साथ में एडेजन होता है? तो कोलेजन के साथ में. ओके. तो यहाँ पे एडेजन हो गया. एडेजन के बाद में क्या होता है? यहाँ पे प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन होता है. एक्टिवेशन, राइट. और एक्टिवेशन होने के बाद में क्या होता है प्लेटलेट्स का? फिर यहाँ पे आपका प्लग फॉर्मेशन होता है, राइट. फिर प्लग फॉर्मेशन होता है. तो ये 3 स्टेप्स है इसके अंदर में. ओके, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में. उसके बाद में थर्ड स्टेप कौन सी है इसमें कोआगुलेशन मैकेनिज्म में? थर्ड स्टेप दैट इज कोआगुलेशन कैस्केड. यस यस नेहा, दैट इज द कोआगुलेशन कैस्केड. ओके. एंड कोआगुलेशन कैस्केड में जो है, तो इसमें दो टाइप्स के पाथवेज है. देयर आर 2 पाथवेज. एक पाथवे है इंट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे, और दूसरा जो पाथवे यहाँ पे दैट इज द एक्सट्रिंसिक पाथवे. एक्सट्रिंसिक. ओके. इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे. अब जो इंट्रिंसिक पाथवे है, ओके, तो इसमें फैक्टर 12 आ गया आपका. फैक्टर 12 से इनिशिएशन होता है. ओके, फैक्टर 12 है, देन फैक्टर 11 है, देन फैक्टर 9 है, देन फैक्टर 8 है, एंड उसके बाद में फिर यहाँ पे फैक्टर 10 का एक्टिवेशन होता है. ओके. एंड यहाँ पे आपका टिश्यू फैक्टर है एंड फैक्टर 7 है. ओके. 7A एक्टिवेट हो जाता है और फिर यहाँ पे फैक्टर 10 आता है. और फिर फैक्टर 10 से आगे में आपका ये कन्वर्ज होकर के कॉमन पाथवे आ जाता है. कॉमन पाथवे. और कॉमन पाथवे में एट द एंड फाइब्रिन फॉर्मेशन होता है. क्या फॉर्मेशन होता है? फाइब्रिन. फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बन जाता है, राइट. फाइब्रिन. ओके. इसके बाद में जो स्टेप है दैट इज द फाइब्रिन मेश. तो फाइब्रिन की मेश बन जाती है. फाइब्रिन मेश बनती है. ओके. चलिए देखते हैं आगे की स्टेप्स हम लोग. ओके. सो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन मेश. सो फाइब्रिन स्ट्रैंड्स which view through the platelet plug and forms a more durable blood clot. Fibrin also interacts with other factors to create a stable clot structure. Okay, तो यहाँ पे आपका blood clot हो जाता है. उसके बाद में clot retraction and repair है. Clot retraction and repair. Okay, so यहाँ पे क्या होता है? तो clot retraction and repair. So platelets contract, pulling the edges of the wound together in a process called clot retraction. Okay. Platelets contract होती है, pulling the edges of the wound together in a process called clot retraction. Okay. Then the clot serves as a temporary barrier while the tissue growth and repair processes begin. Okay. So this is the 5th step, clot retraction and repair. उसके अंदर नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो clot removal. Clot removal. So once the vessel is sufficiently healed, the clot is removed through a process called fibrinolysis. फिर फाइब्रिनोलाइसिस हो जाता है. सो दीज आर द 6 स्टेप्स और 6 स्टेजेस ऑफ
6 stages of blood coagulation, blood clotting mechanism. ओके, तो आई होप कि यहाँ पे आपको ये जो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म है या ब्लड कोआगुलेशन है ये समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट है इसको लेकर के, ब्लड कोआगुलेशन मैकेनिज्म को लेकर के, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म को लेकर के, तो आप अभी पूछ सकते हो। सो डू यू हैव एनी डाउट्स अबाउट दिस? किसी को कोई डाउट है इसके बारे में? कुछ पूछना है आपको? शुड आई प्रोसीड? यस, किसी को कुछ पूछना है? ओके दर्शन,